तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ आपके पैथो के लास्ट टॉपिक्स रह गए थे। अगर आप फर्स्ट एड का जो सेक्शन है ओपन करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसमें जो पैथोलॉजी वाला पोर्शन है वो हमने सबसे पहले जो है ना वो टारगेट किया है। उसमें आपके लास्ट कोई 2-3 पेजेस रह गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक टॉपिक आप लोगों के नोट्स के अंदर ऐड है। अब इसके बाद बैकवर्ड कुछ पैथो के टॉपिक्स होंगे जो उन्होंने फिजियो में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ फिजियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए आपको कोई पहले से नॉलेज होना कोई इतना जरूरी नहीं है। बस जो आपको पीडीएफ मिलेंगे उसमें जो बेसिक चीजें ऐड की गई होंगी आप लोगों ने वो अच्छे से करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फिट अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आप लोगों का जो एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट था, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर बंदा उस टेस्ट को लाजमी सोल्व करे। आप लोग नोट करें, इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर आप लोगों को इन चीजों को फेस करना होगा। जो उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, ऑलमोस्ट मैंने हर टॉपिक का एमसीक्यूज ऐड किया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स को कवर करते हैं वो सारे के सारे आपके हेड हैं। उसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं सोल्व किया, जिसको आईडी नहीं मिली वो मुझे बताए, मैं आईडी दे दूंगा, आप लोग उसको सोल्व करें। क्योंकि अगर आप लोग इन्हें सोल्व नहीं करेंगे तो आपको लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो। इसलिए काइंडली हर सिस्टम को लाजमी सोल्व करें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर सबसे पहले ये आपके पास स्पेशली वो ट्यूमर्स हैं जो टेस्टिस से अराइज होते हैं। ठीक है, और आप सिंपल याद रखो कि वो कैंसर जो टेस्टिस से अराइज होता है या वो न्यूप्लाज्म जो टेस्टिस से अराइज होगा उसको टेस्टिकुलर ट्यूमर बोलेंगे। 95% जर्म सेल से अराइज होते हैं, मतलब जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल है उनसे बनते हैं। 5% सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर है। ठीक है, जिसमें आपके पास सर्टोली या लीडिंग सेल आते हैं। तो मोस्ट कॉमन सॉलिड मेलिग्नेंसी इन मेल एज 15 to 35, ठीक है, 15 to 35 ईयर की एज में टेस्टिकुलर ट्यूमर भी काउंट होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? जर्म सेल ट्यूमर 95 है, ये आपके प्राइमोडियल जर्म सेल से बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसमें सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, योक सेक, कोरियो कार्सिनोमा, टेराटोमा, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। एग्जाम में रिपीटेडली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन कैंसर हैं: सेमिनोमा, योक सेक ट्यूमर, टेराटोमा। आज भी अगर आप एनआरई के पास पेपर ओपन करेंगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से एमसीक्यूज मिलेंगे। बट अगेन आप लोगों को सारे करवाए जा रहे हैं, किसी का नहीं पता किस पे कौन सा टॉपिक आ जाए। इसीलिए आप लोगों ने सारे प्रिपेयर करने हैं जिस नोट्स में ऐड है। फिर उसके बाद सेक्स कोड 5% है, ये आपके स्पोर्टिंग सेल से राइज होते हैं जिसमें लेडिंग सेल और सर्टोली सेल आते हैं और ये बिनाइन होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? क्रिप्टोर्किडिज्म कैंसर के रिस्क को ज्यादा करता है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस टेस्टिकुलर कैंसर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि मोस्ट पेशेंट्स आपके पास पेनलेस टेस्टिकुलर मैस के साथ प्रेजेंट करेंगे। हार्ड टेस्टिज और हैवी स्क्रोटम होगा। और प्लीज ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगा। ये आपको इसमें चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद बायोप्सी नहीं करनी। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को डायग्नोज करने के लिए नेवर डू द बायोप्सी। ठीक है, अगर आपने बायोप्सी की आपकी नीडल जाएगी स्क्रोटम में, ट्यूमर सेल्स आपके स्क्रोटल वाल को कह लो कि सीड करके इन्वेट करके बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। डेट्स वाई आप लोगों ने बायोप्सी नहीं करनी। इसीलिए हम लोग क्या करते होते हैं, स्पेशली जो है ना वो इसको बायोप्सी से डायग्नोज नहीं करते। ठीक है, इसीलिए ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बायोप्सी क्यों नहीं करनी। ट्यूमर आपका सीड कर जाएगा, इन्वेट कर जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? रेडियल इंग्वाइनल आर्चियोटोमी, ये आपने इसमें जो है ना वो याद रखना है, आर्चियोटोमी। उसके बाद आपके जर्म सेल ट्यूमर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आपका सेमिनोमा, ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर है। ये ओवेरियन डिसजर्मिनोमा के, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फीमेल के अंदर में डिसजर्मिनोमा होता है, बताओ मेल में इसके बराबर क्या होगा? सेमिनोमा। तो ये कैसे होता है? जर्म सेल की म्यूटेशन होगी, आपके ट्यूमर की ग्रोथ स्लो होगी, उससे क्या होगा? आपके यूनिफॉर्म लिग्नेंट सेल बनेंगे जो आपका होमोजीनियस मैस बनाएंगे। ठीक है, और इसमें मेटास्टेसिस लेट होती है। ग्रोथ अपीयरेंस क्या है? होमोजीनियस ग्रे वाइट, नो हेमरेज, नो नेक्रोसिस। ठीक है, ये आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। हिस्टोलॉजी पे आपको लार्ज सेल मिलेंगे, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, वाइटरी ग्लाइकोजन रिच होगा, सेंटर न्यूक्लियाई होगा,
फाइब्रस सेप्टा होंगे विद लिम्फोसाइट, इसको फ्राइड एग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि फ्राइड एग सेल किस में मिलते हैं, सेमिनोमा, कौन सा एंजाइम का लेवल बड़ा होता है, ठीक है, या कौन से ट्यूमर मार्कर का लेवल बड़ा होगा, तो प्लेसेंटल अल्कलाइन फास्फेटेज बीटा एसिडी भी एलिवेट हो सकता है अगर सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट, लेकिन अल्फा कीटोप्रोटीन कभी भी एलिवेटेड नहीं होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेनलेस मैस होगा, प्रोग्नोसिस अच्छी है, रेडियो सेंसिटिव होते हैं और मेटास्टेसिस इसकी लेट होती है, इसलिए प्रोग्नोसिस अच्छी है। फिर एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, ये हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक सेल मिलते हैं। पुअर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा अनकॉमन है, मोस्टली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये मिक्स्ड होगा, दूसरे कैंसर के साथ मिलेगा। प्रिमिटिव आपके एम्ब्रियोनल जो सेल्स होंगे वो रैपिडली प्रोलिफरेट करेंगे, रैपिड प्रोलिफरेशन से उसमें हेमरेज नेक्रोसिस होगा, और ये अर्ली इन्वेट करता है, अर्ली मेटास्टेसिस होती है, डेथ से इसकी प्रोग्नोसिस भी बुरी होती है। हेमरेजिक होगा, नेक्रोटिक होगा, पोरली डिफाइंड। आप देखो ना पीछे सेमिनोमा में ये चीजें नहीं होती, लेकिन आपको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में मिलेंगी। फिर इसमें प्रिमिटिव एपिथेलियल सेल मिलेंगे, ग्लैंड लाइक या पेपिलरी स्ट्रक्चर होंगी, एटीपिया होगा, ट्यूमर मार्कर बीटा एसजी फिटोप्रोटीन नॉर्मल होगा, एएफपी और बीटा एसजी का लेवल ज्यादा होगा अगर मिक्स ट्यूमर है, प्रोग्नोसिस पुअर होती है। फिर टेराटोमा, एंड दिस इज द हाईली कैलोकेटेस्टिक। टेराटोमा क्या है, ये वो ट्यूमर होता है जिसमें आपको सारी जर्म लेयर के टिश्यू मिलेंगे, एक्टोमीजो और एंडोडर्म के। फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक फीमेल आई है, ठीक है, या आपके पास एक मेल आया है, ठीक है, ओवेरियन टेराटोमा भी हो सकता है, जैसे टेस्टिकुलर टेराटोमा है। तो आपको उसमें क्या मिला है, सबसे पहले आपको जर्म सेल मिले हैं, ये मल्टीपल टिश्यू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, जिसमें आपको ट्यूमर में हेयर भी मिले हैं, कार्टिलेज भी मिला है, बोन भी मिली है, टिथ भी मिले हैं। ये मल्टीपल जर्म लेयर के टिश्यूज होंगे, तो वो आपका इंपॉर्टेंट होगा कि ये टेराटोमा है। बच्चों में ये बिनाइन होता है, अडल्ट मेल में ये मेलिग्नेंसी होगी, ये आपने क्या बात रखनी है। फिर इसमें ट्यूमर मार्कर कौन से ज्यादा होते हैं, आपने याद रखना है, इसमें कोई भी ट्यूमर मार्कर ज्यादा एलिवेटेड नहीं होता, अल्फा फीटोप्रोटीन हो सकता है अगर ये मिक्स्ड होगा। फिर आपका योगसेक ट्यूमर है, ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर बच्चों में है यंगर देन 3 ईयर। ठीक है, इसको एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं। तो आपका जो योगसेक है वो डिफरेंशिएट होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, और जब योगसेक से अल्फा फीटोप्रोटीन बनते हैं, जो कि आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स कह लो कि हिस्टोलॉजी फाइंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ट्यूमर है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है, योगसेक ट्यूमर। कौन सी बीमारी है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन सी बीमारी है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम होता है, डाउन सिंड्रोम। ये आपने याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम के एमसीक्यूज है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपको शिलर डुअल बॉडीज मिलेंगी। शिलर डुअल बॉडीज क्या होता है, अगर आपको कैंसर वाले सेल में ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर मिले उसको शिलर डुअल बॉडीज बोलेंगे। ट्यूमर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन। ग्रोस अपीयरेंस क्या होगी, येलो सॉफ्ट और म्यूसिनस मैस होगा, बच्चों में एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। फिर कोरियोकार्सिनोमा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें साइटोसिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट होगा, ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन से बीटा एसजी आपका ज्यादा बनेगा, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा लंग्स और ब्रेन के अंदर। फिर इसमें ग्नाइकोमेस्टिक क्यों होता है, बीटा एसजी एलएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके लीडिंग सेल से एस्ट्रोजन ज्यादा बनाएगा, जिससे ग्नाइकोमेस्टिया होगा। ठीक है, लीडिंग सेल से बेसिकली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये टेस्टोस्टेरोन बाद में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपने बात याद रखी। हाइपरथायराइडिज्म पर आएगा क्योंकि बीटा एसजी ज्यादा है, ये टीएसएच के साथ मिलेगा, तो बीटा एसजी टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके T3 T4 का लेवल ज्यादा करेगा। फिर उसमें पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होगा। ट्यूमर मार्कर क्या है, बीटा एसजी बहुत ज्यादा होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल। प्रोग्नोसिस क्या है, ये आपका जर्म सेल ट्यूमर के अंदर वर्स ट्यूमर है जिसकी प्रोग्नोसिस बुरी है, और ये आपके ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस करते हैं। फिर आपके नॉन जर्म सेल ट्यूमर है जिसमें लेडिंग सेल ट्यूमर आता है। लेडिंग सेल ट्यूमर मतलब ये लेडिंग सेल से राइज होगा, ये बिनाइन होता है। लेडिंग सेल का काम क्या होता है, लेडिंग सेल पे एलएच काम करता है और आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंसर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा, और अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है बच्चों में वो प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी कराएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। फीमेल में वो आपके पास अगेन प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी कराएगा क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है। अगर मेल अडल्ट है तो उसमें अगर एस्ट्रोजन ज्यादा होगा gynecomastia होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें आपको रैंकी क्रिस्टल्स मिलते हैं। रैंकी क्रिस्टल्स क्या है, दीज आर द इओसिनोफिलिक रोड शेप साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, इनको रैंकी क्रिस्टल बोलते हैं। आपके एनआर एग्जाम के अंदर कभी भी आज तक हिस्टोलॉजी को कभी भी नहीं पूछा गया, वो आपको एग्जाम के अंदर हिस्टोलॉजी की फाइंडिंग बताएगा, आपसे कैंसर पूछेगा। जैसे ये आपका शुलर डुअल बॉडीज था, फिर उसके बाद रैंकी क्रिस्टल्स था, इस तरह की फाइंडिंग वो एग्जाम में बताता है,
और आपसे ट्यूमर की डायग्नोसिस पूछते हैं। वो कभी भी ये नहीं पूछेगा व्हाट इज रैंकी क्रिस्टल, व्हाट इज शूलर ड्यूअल बॉडीज, आज तक कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। तो इसीलिए आप लोगों ने इनको इस तरह से करना है। बट अगेन जो बच्चे FCPS पार्ट 1 में भी जाएंगे, यूएसएमएलई की भी तैयारी करें, उसमें भी ज्यादा हिस्टोलॉजी पे फोकस नहीं होता, फाइंडिंग बता दी जाती है। तो इसीलिए ओवर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना नोट्स में ऐड है उतना ही कर लें। फिर सर्टोली सेल ट्यूमर, आपका सर्टोली सेल बेसिकली वो ट्यूमर होगा जो सर्टोली सेल से बनेगा। इसको एंड्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, ये बिनाइन है। सर्टोली सेल का काम स्पर्मेटोजेनेसिस और इनहिबिन भी बनाना है। ये ट्यूमर आपके पास पेनलेस टेस्टिकुलर मैस के साथ प्रेजेंट करेगा और हार्मोनल मैनिफेस्टेशन को इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्टोली सेल होते हैं वो ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आते हैं। ठीक है, हार्मोनल प्रोडक्शन ज्यादा लीडिंग सेल का काम होता है, इसलिए इसमें हार्मोनल मैनिफेस्टेशन ज्यादा कॉमन नहीं होती। फिर प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा है, ये आपका डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है जो टेस्टिस में होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर है ओल्डर देन 60 ईयर लोगों में, जिसमें बाइलेटरल टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होती है और ये अग्रेसिव कैंसर है। ठीक है, इसका अग्रेसिव कोर्स होते हैं और ये आपके एग्जाम का फेवरेट टेबल है। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर टेस्टिकुलर कैंसर में से कोई MCQs आया उसका आपको ये मार्कर बताया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, ज्यादा वो बताते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा है, योग सेक। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा मल्टीपल जर्म लेयर के टिश्यूज मिले हैं, टेराटोमा होगा। ठीक है, ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है एपिडिडमाइटिस। एपिडिडमाइटिस क्या, बेसिकली इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमस। काजिस के हैं, यंग मैन लेस देन 35, क्लाइमेडिया निजेरिया है। ओल्डर ग्रेटर देन 35 में इक्वलाइज सूडोमोनास है। और ये UTI या BPH के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सन को सेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, आप ये समझ लें कि उसको आपके पास यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, यूरिथ्राइटिस से बंदे को एपिडिडमाइटिस हो सकता है। तो नीचे से इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है, जिसको सेंडिंग बोलते हैं। तो जब ये इन्फेक्शन नीचे से ऊपर जाएगा, एपिडिडमस को इन्फ्लेम करेगा, उससे एडिमा होगा, पेन होगी, और ये आपकी पेन या इन्फ्लेमेशन टेस्टिस तक भी जा सकती है। अगर ये टेस्टिस तक चली जाए तो एपिडिडमो और छिटाइटिस होगा, ये आपने याद रखने। क्लिनिकल फीचर क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट पेन होगी, पोस्टीरियर सक्रोटल पेन है, फीवर, डिस्यूरिया, पॉजिटिव प्रेहन साइन, और ये आपके एग्जाम में बताया जाता है। टेस्टिस को उठाने से पेन रिलीफ होगी, आपने एपिडिडमाइटिस को पिक करना है। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स आपका प्रिजर्व होगा। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आप लोगों को एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यूट्यूब से ये लाजमी वीडियो देखनी है। इसमें हम लोग टेस्टिस की एलिवेशन को देखते हैं। ठीक है, थाइस को मीडियल साइड पे हैमर के साथ, ठीक है, किसी चीज के साथ हम स्ट्राइक करते हैं, उससे टेस्टिस की एलिवेशन होती है। ठीक है, अगर एलिवेशन हो तो वो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होगा, अगर नहीं होती तो वो नेगेटिव होगा। ट्रीटमेंट के एंटीबायोटिक दो, एज और निजम के लिहाज से एनाल्जेसिक पेन किलर दो, सक्रोटल एलिवेशन करो क्योंकि इससे पेन ठीक होता है। और चिटाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस मोस्ट कॉमन मम्स है, आपने याद रखना है पोस्ट प्यूबर्टल मेल में, और ये आपके पास एपिडिडमाइटिस से भी हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि आपके पास वायरल इन्फेक्शन होगी, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन, देन अडीमा, पेन और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डैमेज होगा, जिससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर ये बाइलैटरल है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, टेस्टिकुलर पेन, स्वेलिंग, फीवर, टेंडरनेस होगी। और नीचे ही आप लोगों के लिए टेबल ऐड की है, हाउ टू डिफरेंशिएट एपिडिडमाइटिस एंड टेस्टिकुलर टोरियन। ठीक है, ये आपने अच्छे से लाजमी देखना है। देखो, आपका जो टेस्टिकुलर टोरियन होता है ना, उसमें क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है, एब्सेंट होगा, मतलब टेस्टिस एलिवेट नहीं होंगे। लेकिन जो आपका एपिडिडमाइटिस है उसमें होगा। ठीक है, उसमें क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद टेस्टिकुलर टोरियन में कोई पेन रिलीफ नहीं होती टेस्टिस को उठाने से। ठीक है, दो एपिडिडमाइटिस में होती है। तो काइंडली ये जो आपके हाई यील्ड वन लाइनर पॉइंट्स हैं विद टेबल, ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपका BPH का टॉपिक है। ठीक है, BPH क्या है, ये बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है। ये नॉन मेलिग्नेंट डिजीज है। इसमें आपके नंबर का जो कह लें कि सेल के नंबर है वो ज्यादा होते हैं, उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। जिसमें आपके स्टोमर और ग्लैंडुलर सेल ज्यादा होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में। और ये भी आपके MCQs है, कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है, ट्रांजिशन जोन, जिसको पेरी यूरिथ्रल जोन भी बोलते हैं। इसीलिए तो जिन लोगों को BPH होता है उनको ये यूरिनरी सिम्टम आते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूरिथ्रा साइड पे आपका प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट का वो जोन जो आपका अराउंड द यूरिथ्रा होता है उसका ये BPH होगा। जब उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, तो ये साइज बढ़ के यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा, जिससे बंदे को क्या होगा,
आपके पास ये यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, पेशाब की धार नहीं बनेगी, इस तरह से मरीज आपका होता है। हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल होते हैं, हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन सेल साइज होते हैं। बीपीएच में हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी नहीं होती। एनाटॉमी क्या है, प्रोस्टेट के 4 जोन है, पेरिफेरल जोन जहाँ पे मोस्ट कैंसर अराइज होते हैं, ट्रांजिशन जोन जहाँ पे बीपीएच होता है। अब ये एमसीक्यू है सारे, ठीक है, कि आपसे पूछा जाएगा बीपीएच कहाँ पे होता है, कैंसर कहाँ पे होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो कैंसर पेरिफेरल जोन, और जो आपका बीपीएच ये ट्रांजिशन जोन, ये आपने याद रखना। फिर आपका सेंट्रल जोन और एक इंटीरियर फेब्रो मस्कुलर स्टोमा होता है। तो प्रोस्टेट जो आपका होता है ये बेसिकली जिसमें ट्रांजिशन जोन आता है, ये आपका, आपने इसमें पॉइंट याद रखने हैं कि आपका जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, मतलब यूरिथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस में से गुजरे उसको पेनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं। यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट में से गुजरे उसको प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा बोलते हैं। तो आपने याद रखना है प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा ट्रांजिशन जोन में गुजरेगा, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है, टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोस्टेट में एंटर होगा, ठीक है, फिर ये टेस्टोस्टेरोन आपके प्रोस्टेट सेल को डिफरेंशिएट करेगा, जो आपके टेस्टोस्टेरोन बाद में कन्वर्ट होगा डीएचटी में, आपके प्रोस्टेट के स्ट्रोमल सेल में। तो टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बनेगा, डीएचटी 10 टाइम मोर पोटेंट है टेस्टोस्टेरोन से। और ये डीएचटी है जो एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया फीचर बनाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो डीएचटी एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उससे क्या होगा, सेल प्रोलिफरेट करेगा, ग्रोथ फैक्टर बनेंगे और सेल की डेथ कम होगी, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन बनेंगी जो डेथ को इनहिबिट करेंगी। उसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये टीजीएफ बीटा और आईजीएफ आपका आते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको स्टिमुलेट करेगा, तो आपके स्टोमल स्मूथ मसल सेल नंबर ज्यादा होंगे और एपिथेलियल सेल नंबर ज्यादा होंगे, जिससे ओवरऑल सेल का नंबर बढ़ेगा, प्रोस्टेट आपका इंलार्ज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। लेकिन अगेन अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा, ट्रांजिशन जोन का साइज बढ़ेगा, यूरिथ्रा कंप्रेस होगा, यूरिनरी फ्लो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और पर्सन आपके पास सही से पेशाब भी नहीं कर सकता, पेशाब करेगा तो सही से धार नहीं बनेगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यूरिन आएगा, ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। पैथोफिजियोलॉजी के सबसे पहले स्टैटिक कंपोनेंट के आपका जो लार्ज प्रोस्टेट है ये कॉज करते हैं, यूरिथ्रल ल्यूमेन नैरो होता है और पेशाब की धार नहीं बनती। फिर डायनेमिक कंपोनेंट है, डीएचटी आपका स्मूथ मसल टोन को इंक्रीज करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर ज्यादा एक्टिव होंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे यूरिथ्रा फर्दर नैरो होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिससे पर्सन के सिम्टम और ज्यादा वर्स हो जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग मरीज को बीपीएच के अंदर अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर दोगे तो क्या होगा, आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यूरिथ्रा नैरो नहीं होगा, उससे आपका यूरिन फ्लो सही हो जाएगा। फिर ब्लैडर कंपनसेशन है, आपका निचली ब्लैडर वर्क हार्डर करेगा, डिक्रोजल मसल हाइपरट्रोफी होगी, प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, उससे बंदे को ये फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और हेजिटेंसी आएगी, ये आपने याद रखना है। फिर डिकम्पनसेशन है, जिसमें इवेंचुअली आपके ब्लैडर के मसल थक जाएंगे, इनकम्प्लीट एम्पटिंग होगी, मतलब यह है कि ब्लैडर अपने आप को पूरी तरह खाली नहीं कर सकता, मसल थक गए हैं, तो यूरिन आपका ब्लैडर में रहेगा, जिससे यूरिन रिटेंशन होगी, और जब यूरिन रिटेन होगा तब यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे फिर बंदे को ब्लैडर स्टोन, ये आपका सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस से हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रेटर, पोस्टीरियर अक्यूट, पोस्ट रीनल अक्यूट इंजरी हो सकती है, ये आपने याद रखने। सिम्टम्स क्या आएंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में यही हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, इंटरमिटेंसी है, स्ट्रेनिंग है, एम्पटिंग इनकम्प्लीट है, ड्रिबलिंग है, यूरिनरी रिटेंशन है। इरिटेटिव सिम्टम में ब्लैडर हाइपरट्रोफी से फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनएक्यूरिया या डिस्यूरिया होगा। एग्जामिनेशन पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, आपको स्मूथ फिल्म लार्ज और रबरी मिलेगा। एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं कि जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का कौन सा लोब फील होता है, पोस्टीरियर लोब, ये आपने बात याद रखनी है। फिर इसमें आपने याद रखना है बीपीएच में ग्रोथ सिमेट्रिकल होती है, कोई टेंडरनेस नहीं होगी, कोई हार्ड मैस, कोई नोडुलर मैस, कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी। और अगर एग्जाम में ये बातें बताई जाएं तो आपने प्रोस्टेट कैंसर को पिक करना है, बीपीएच को नहीं करना। फिर इसमें आपको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल ज्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपके जो एपिथेलियल सेल है प्रोस्टेट के, उनका हाइपरप्लेजिया हुआ है, उनके नंबर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, उससे ये सेल आपके पास पीएसए ज्यादा बनाएगा, तो इसीलिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल ज्यादा होगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपका जो टोटल पीएसए है उसका लेवल बढ़ेगा, फ्री का लेवल कम होगा, ठीक है, तो टोटल का लेवल बढ़ जाएगा, फ्री की परसेंटेज कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर जितना लेवल ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तो फ्री आपका कम हो जाएगा। मोर पीएसए बिकम प्रोटीन बाउंड, इसकी वजह से फ्री का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिस्टोलॉजी पे आपको हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड मिलेंगे,
पेपलरी इनफोल्डिंग मिलेगी, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा का नंबर या साइज ज्यादा नंबर आपको इसमें बड़ा हुआ मिलेगा स्ट्रोमल टिश्यू का, और मिलिग्नेंट इन्वेजन नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या है? यूरिनरी रिटेंशन होगा, ठीक है, क्रोनिक और एक्यूट यूटीआई होगा, ब्लैडर डाइवर्टिकुला, ब्लैडर स्टोन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल फेलियर। ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन याद रखो यूटीआई के चांसेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद किडनी की जो इंजरी होती है, ठीक है, ये किडनी की इंजरी किडनी के आउटसाइड रीजन होने की वजह से है, इसलिए इसको पोस्ट रीनल डिजीज भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है? अल्फा ब्लोकर दो। अल्फा ब्लोकर क्या है? टेम्सोलोसिन, ट्रेजोसिन, डुक्साजोसिन और अफ्लोजासिन। ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जो प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक पे होते हैं, जिससे आपका स्मूथ मसल रिलैक्स होगा, यूरिथ्रा वाइड हो जाएगा, तो यूरिन फ्लो आपका इजी होगा। लेकिन ये प्रोस्टेट साइज को कम नहीं करते। फिर उसके बाद 5 अल्फा डिकेज इनहिबिटर है, फिनेस्ट्राइड और ड्यूट्रासाइड। ये आपके टेस्टों से डीएचटी नहीं बनने देंगे। डीएचटी नहीं बनेगा, सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगी, प्रोस्टेट श्रिंक हो जाएगा और पीएसए का लेवल भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद PDE5 इनहिबिटर भी है, जिसमें ये टेडेलाफिल है, ठीक है। टेडेलाफिल क्या करती है? फास्फोडेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स होगा प्रोस्टेट, ब्लैडर, नेक और पीनिस में। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ये जो आपकी ड्रग होती है ना, ये उन लोगों को देती होती है जिनको बीपीएच के साथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्योंकि ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ड्रग यूज होती है। तो अगर ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, फिर आप ये ड्रग यूज ना करें। इसके अलावा दूसरी अल्फा ब्लॉकर दें या 5 अल्फा डेक्टेज इनहिबिटर, ये आपने याद रख लें। सर्जरी कब करनी है? जब रिकरेंट यूटीआई हो, यूरिनरी रिटेंशन बार बार हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल इंसफिशिएंसी, ब्लैडर स्टोन, या सीवियर सिम्टम मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे। कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे? टर्प, ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, लेजर अब्लेशन या सिंपल प्रोस्टेक्टमी, जिसमें आप क्या करोगे? आप सिंपली प्रोस्टेट को रिमूव कर दोगे। लेकिन ये बहुत ही कम है, रेयर प्रोसीजर्स है, नहीं करते मोस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिजीज अर्ली पता चल जाती है ओल्ड एज में जाके, लेकिन पता भी लेट भी थोड़ी पता चले तो हम मेडिसिन इसको स्टार्ट लेते होते हैं। सर्जरी जो है ना वो होती है। फिर उसके बाद अगेन ये एमसीक्यूज है, प्रोस्टेट कैंसर कहाँ पे होता है और बीपीएच कहाँ पे होता है। बीपीएच आपका आपका होगा ट्रांजिशन जोन, और कैंसर आपका कहाँ पे होगा? पेरिफेरल जोन। ये प्लीज आपने याद रखना है। डीएसटी आपका बीपीएच की ग्रोथ को ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके वन लाइनर एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने काइंडली अच्छे से लाजमी करने हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी, आपको एग्जाम में वो चीज फेस करनी पड़ सकती है। मैं जो नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ये नोट्स बहुत कंपाइल होते हैं, ठीक है। इसमें ना कोई लंबी चौड़ी स्टोरी होती है और ना ही बहुत शॉर्ट होती है। इनशाला ये आपके एग्जाम के लिए 100% इनफ है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हो, तो उससे भी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। आप लोगों ने एंडोक्राइन का टेस्ट लिया है, ठीक है। एंडोक्राइन में सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई थी, तो इंशाल्लाह एग्जाम वाले दिन जब जाओगे वहां पे भी ये सेम फेस करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का जो है ना वो पीडीएफ था, जिसको हमने कंप्लीट करना था। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। 3 जुलाई तक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा, और उसके बाद फिर आपका या रीनल करेंगे या हिमाटोलॉजी, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। जो भी करना हो वो स्टार्ट कर लेंगे।